मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में खुद एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गए हैं या बनते जा रहे हैं। चर्चा शुरू करने से पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे YouTube चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत किया, शपथ लिया और शपथ लेने के कुछ दिन बाद उन्होंने टैरिफ युद्ध शुरू कर दिया दुनिया के सभी राष्ट्रों के खिलाफ। यहां तक कि 5 कंट्री, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो ब्रिटिश एथनिक के बहुमत वाला जो देश है, इंग्लिश स्पीकिंग देश है, उन देशों को भी ट्रंप ने नहीं छोड़ा और दुनिया के सभी राष्ट्रों के खिलाफ 15% से लेके 50% और 50% से लेके 145% तक टैरिफ लगाया। चाहे चीन हो, जापान हो, भारत हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ब्रिटेन हो। और उस टैरिफ का अंततोगत्वा हश्र क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से टैरिफ लागू किया था उसको निरस्त कर दिया। और पिछले आप देखें 1.5 साल में लगभग 150 बार अपनी बयानों से और अपनी नीतिगत घोषणा से लगभग यू टर्न लिया है। इसके बाद हम आ जाते हैं ईरान अमेरिका युद्ध। ईरान के खिलाफ युद्ध के घोषणा किया 28 फरवरी 2026 को और ट्रंप ने कहा कि ईरान में जो रिजीम है, जो टेररिस्ट रिजीम है, उसको चेंज करना है और ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने नहीं देना है, परमाणु ताकत बनने नहीं देना है। और युद्ध शुरू होने के कुछ सप्ताह बाद एक तरफा सीज फायर की घोषणा कर दिया। उसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू जनता की विरोध और अमेरिका में होने वाली नवंबर की मध्यवर्ती चुनाव। और हर दूसरे दिन ईरान को धमकी देते रहे, हम पाषाण युग में पहुंचा देंगे, हम पूरी तरह ईरान को नेस्तानाबूद कर देंगे। आज जब से अमेरिका ईरान युद्ध हुआ है, कम से कम 100 बार बोल चुके हैं। और MOU होने के बाद ऐसे MOU हुआ जो अस्पष्ट रहा, जो 14 पॉइंट है, उसका इंटरप्रिटेशन ईरान अलग कर रहा है, अमेरिका अलग कर रहा है। और अभी MOU होने के बाद हो सकता है कि ईरान अपना हिडन एजेंडा में नहीं आता और पीसफुल सीज फायर हो जाता, MOU के बाद समझौता हो जाता, लेकिन अपने उल जलूल बयानों से रोज दिन के ईरान को और उकसा दिया और अंततोगत्वा फिर अभी युद्ध शुरू हो गया है, पूर्ण युद्ध की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और यहां पे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ईरान आइडियल स्टेट है। ईरान तो मूलतः 1979 के क्रांति के बाद एक रॉक स्टेट है, बिगड़ेल स्टेट।
इसके बारे में अभी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अभी युद्ध में जिस रणनीति के तहत और जिस साहस और स्वाभिमान के साथ ईरान ने लड़ा अमेरिका के खिलाफ, एक काबिले तारीफ है और 21वीं शताब्दी के युद्ध रणनीति को परिवर्तन कर दिया दुनिया में। इसके बाद ट्रम्प के वेनेजुएला की नीति, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को किडनैप करके अमेरिकी जेल में डाल देना और खुलेआम घोषणा करना कि जो वेनेजुएला के तेल है वो अमेरिका की है और उसका व्यापार अब अमेरिका करेगा। फिर दूसरे दिन बोलना कि नहीं नहीं, वो वेनेजुएला के हित में ही होगा। ग्रीनलैंड जो डेनमार्क के है, एक प्रोविंस है, ऑटोनोमस प्रोविंस, उसके बारे में घोषणा कर देना कि अमेरिका को अपने सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड चाहिए, या तो डेनमार्क उसको सौंप दे या ताकत के बल पे उसको ले लेगा अमेरिका। फिर यूरोपियन कंट्री और सभी देश के दबाव में अभी शांत हुआ है। फिर अभी नेटो के सम्मेलन जो टर्की में हुआ, वहां भी उसी राग अलापना, जबकि डेनमार्क ऑलरेडी नेटो के मेंबर है और यूरोपियन यूनियन के मेंबर है। कनाडा के बारे में बोलना कि इनकानवा 51 प्रोविंस है अमेरिका के, और ट्रूडो को तो बेइज्जती करके बोला कि ये गवर्नर है 51 स्टेट के अमेरिका के। कनाडा ने भी सख्त रूप अपनाया, उसके बाद शांत हुआ। उसके बाद यूरोपियन कंट्रियों के बारे में, चाहे वो स्वीडन हो, चाहे डेनमार्क हो, चाहे ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, यूरोपियन कंट्री के बारे में बोला कि यूरोपियन कंट्री अमेरिका के विरुद्ध अपने ट्रेड पॉलिसी रखे हैं, इसलिए हमने सभी यूरोपियन कंट्री के खिलाफ टैरिफ लगाया है और ट्रेड डील भी कर लिया। और यूरोपियन कंट्रियों को कहा कि ये नाटो के मेंबर होते हुए भी ये अपने रक्षा बजट नहीं बढ़ा रहे हैं, सबका बोझ अमेरिका को आ रहा है और हम नाटो से भी बाहर होने के लिए सोच रहे हैं। फिर बाद में कहा कि नहीं नहीं, नाटो को खत्म नहीं करेंगे। और यूरोपियन कंट्री के बारे में, यूरोपियन यूनियन के बारे में उल जलूल बयान देना और फिर नाटो के बारे में एक तरफा ये कहना कि नाटो में बने रहने का अमेरिका को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब नाटो के बजट खर्चा हम करते हैं और ये यूरोपियन कंट्री उसका फायदा ले रहे हैं, रक्षा बजट नहीं बढ़ा रहे हैं। फिर चीन के बारे में, चीन को काउंटर करना है, वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां एथोटेरियन गवर्नमेंट है, तानाशाही है और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड कानूनों का पालन नहीं कर रहा है, करके 145% तक टैरिफ लगा दिया चीन के खिलाफ और अंत में टैरिफ को वापस ले लिया। आज 25% टैरिफ है चीन के खिलाफ और चीन के सामने सरेंडर होकर यात्रा में गए और सब सरेंडर करके वहां से अपने व्यवसायिक हित और ट्रेड के बारे में बात करने लगे। चीन को कहने लगे कि दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और उसको G2 बनाने की बात सोचने लगे। और अभी युद्ध में सीज फायर के बाद जब
स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ईरान ने ट्रम्प के दिशाहीन नीति के कारण अपने प्रॉपर्टी और सॉवरेनिटी क्लियर कर दिया। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ओपन करवाने के लिए अमेरिका ने नाकेबंदी शुरू कर दिया और एमओयू होने के बाद और अभी फिर युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने परसों कहा कि हम स्टेट ऑफ हार्मुज को अपने आधिपत्य में लेंगे और 20% टोल शुल्क वसूलेंगे। दूसरे दिन फिर बोला नहीं नहीं, खाड़ी के हमारे मित्रों ने कहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करेंगे, 20% टोल वसूल नहीं करेंगे और सभी खाड़ी के देश अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेंगे और वहां अमेरिका में रोजगार पैदा होगा। आज स्वतंत्रता के 150 साल बाद अमेरिका में कोई ऐसे राष्ट्रपति नहीं हुआ है जिसने अंतर्राष्ट्रीय कानून, नियमों और मर्यादाओं को ताक में रख के 150-200 बार बयान देना, किसी राष्ट्र को हथियार लेने के बात करना, फिर क्यूबा के घेरेबंदी शुरू करना और वहां जबरदस्त दबाव से सत्ता परिवर्तन करवाना, ये सब जो नीतियां हैं ट्रम्प के और ये घोषणाएं हैं, आज 150 साल में, स्वतंत्रता के 150 साल में अमेरिकी जो साख था सुपर पावर के, उसको ट्रंप ने 1.5 साल में पूरा मटिया मेट करके रख दिया है। और ट्रंप के ये जो दिशाहीन नीति और अनियंत्रित बयान है और यू टर्न लेने की जो नीति है हर तीसरे दिन पिछले 1.5 साल में, तो अमेरिकी साख की तो मट्टी पलीद हो गई और अमेरिकी साख था वो मिट्टी में मिल गया और वर्ल्ड ऑर्डर भी निश्चित ही चेंज होगा। अब आज अमेरिका के प्रति विश्वास ना यूरोपियन कंट्री के में है, ना कनाडा में है, ना ऑस्ट्रेलिया में है, ना न्यूजीलैंड में है, ना ब्रिटेन में है, ना जापान में है। आज अमेरिका को कोई विश्वसनीय राष्ट्र नहीं मान रहा है और 2-2.5 साल कार्यकाल बचा है। मेरे को तो लगता है ट्रंप के खिलाफ महाभियोग भी आएगा और इम्पीच तो जरूर आएगा और अगले 2.5 साल तक टीक भी गए तो अमेरिकी जो साख था, अमेरिकी के एक सुपर पावर, वन एंड ओनली सुपर पावर की जो दबदबा था वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। और अभी जो मिडविल मध्यावधि चुनाव होने वाला है अमेरिका में नवंबर में, उसमें निश्चित ही रिपब्लिकन पार्टी की हार होगी। अमेरिका में जैसे इसके लोकप्रियता में गिरावट आया है ट्रंप के, विश्व की तो बात छोड़िए, विश्व में तो लोग त्रस्त हैं इससे और इसके प्रति जो भारत और दुनिया में एक सहानुभूति था वो खत्म हो चुका। अमेरिका में भी अलोकप्रिय हो चुका और अंततोगत्वा या तो इम्पीच आएगा और इम्पीचमेंट महाभियोग नहीं आएगा तो पर भी मध्यावधि चुनाव तो निश्चित ही अमेरिका में ट्रंप हारेगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और किसी राष्ट्र के राजनीति में क्या होगा नहीं कहा जा सकता,
लेकिन विश्व के आर्थिक जो हाल कर चुका है ट्रंप अपनी नीतियों के कारण, भारत से लेके जापान तक और चीन से लेके यूरोप तक और कनाडा तक, तो विश्व आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रही है। और अमेरिका भी महंगाई दर इतनी बढ़ चुकी है और ट्रंप जितना लोकप्रिय हो चुका है, तो निश्चित ही ट्रंप एक आज अपने आप में, ईरान की तो बात छोड़िए, ईरान की मैटर अलग है, अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या ट्रंप ने बना लिया है अपने आप को। और मध्यावधि चुनाव जो होगा अभी नवंबर में अमेरिका में, निश्चित ही ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की हार होगी। मित्रों, नमस्कार।